गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गायत्री शिक्षा निकेतन की तरफ से एक बार फिजिक्स क्लास में आपका एक बार और स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं। विद्युत आवेश में अपन ने ये समझ लीजिए चैप्टर अपने जो है वो 4 पार्टों में दिया हुआ है। फर्स्ट वाले पार्ट में तो अपना आवेश है, आवेश के बारे में अपन ने पढ़ा। सेकंड वाले पार्ट में अपन बोल सकते हैं कि बल है, बल के बारे में अपन ने पढ़ लिया। थर्ड पार्ट अपन बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र है। और फोर्थ पार्ट जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हालांकि छोटे छोटे से टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक हैं अपने ये, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने न्यूमेरिकल किए और उम्मीद करता हूँ आपने बाकी न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, क्योंकि किसी का भी व्हाट्सएप पे कमेंट तो आया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? जैसा कि स्टार्ट से अपन बात कर रहे हैं कि आवेश होता है। आवेश अपने चारों ओर एक इस तरीके का क्षेत्र बना लेता है जिसमें अन्य किसी आवेश को लेकर आए तो वह या तो आकर्षण बल महसूस करेगा या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। इसी प्रकार से जिस भी क्षेत्र के या जिस भी चीज़ के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सुविधा के अनुसार अपन नॉर्मली ऐसे मान लेते हैं, माना कोई आवेश है Q। ये Q अपने चारों ओर कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो बना ही लेगा, ठीक है। जैसे वो इसकी कैपेसिटी है कि इसकी रेंज क्या होगी, यहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है। जो भी है वो आवेश की मान पर निर्भर करेगा कि उसकी रेंज क्या होगी। माना सुविधा के अनुसार इसने अपने चारों ओर ये वाला क्षेत्र बना लिया है। यदि यह आवेश अपने चारों ओर ये वाला क्षेत्र लेके आए, अगर कोई अन्य आवेश है, माना कोई दूसरा आवेश है, वो भी क्या है? +Q। यदि +Q यहाँ पर स्थित है तब तक तो ये ना तो कोई आकर्षण बल महसूस करेगा ना ही ये प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। यहाँ तक आने पर भी वही कहानी है, ना आकर्षण बल महसूस करेगा ना प्रतिकर्षण बल। लेकिन जैसे ही ये इस वाली लाइन पर आता है, इस वाली लाइन पर आते ही ये तुरंत क्या है? ये धनावेश है। ये भी क्या है? धनावेश है। धनावेश धनावेश से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ तुरंत ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल महसूस करने लग जाएगा। अब चाहे अपन आवेश को इधर से लेके आए, चाहे आवेश को इधर से लेके आए, चाहे आवेश को इधर से लेके आए, तो अपन इसको इस तरीके से परिभाषित करेंगे। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल इजी सी परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर वह आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। केवल परिभाषा है अपनी। यहाँ पे छोटे छोटे से 3-4 पॉइंट है जिसमें केवल क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी। परिभाषा आपके नोट्सों में दी गई है, वहाँ पर आप लिख लीजिएगा, समझा हम रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। इसी का ही एक दूसरा पॉइंट है परीक्षण आवेश। ध्यान से समझना क्या चीज़ है परीक्षण आवेश। जैसे अभी अपन वही बात कर रहे थे कि माना ये क्यों क्या है? +Q आवेश है और +Q आवेश के चारों ओर क्या हो गया? एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अपन दूसरा ये कह रहे थे यहाँ से किसी आवेश को लेके आया जाता है, ठीक है। जब अपन यहाँ से किसी आवेश को लेके आएंगे तो इसका खुद का भी तो कोई विद्युत क्षेत्र होगा, इसका खुद का भी अपना क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र होगा। उस हिसाब से तो ये भी अपने चारों ओर क्या बना लेगा? एक क्षेत्र बना लेगा। तो ये जो क्षेत्र है ये आपस में एक दूसरे के पास ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतनी दूर से क्या होने लग जाएगा? प्रतिकर्षित होने लग जाएगा। सुविधा के अनुसार अपन इस तरह के से मानते हैं कि एक तो वो आवेश होता है जिसके चारों ओर क्षेत्र होता है, ठीक है। एक वो आवेश होता है जिसको अपन पहले वाले आवेश के क्षेत्र में क्या करते हैं? लेके आते हैं। तो उस आवेश का ऑलवेज नाम Q0 दिया जाता है, जिसे अपन परीक्षण आवेश बोल रहे हैं, ठीक है।
अपन इसको इस तरीके से परिभाषित करते हैं, परीक्षण आवेश वह धनावेश है, ये पक्की बात है। क्यू नॉट जो होगा वो कैसा होगा, धनावेश होगा, जिसको किसी आवेश के क्षेत्र में लाने पर वह कोई भी बल क्या करता है, अनुभव करता है। ध्यान से सुनिएगा, परीक्षण आवेश वह धनावेश है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यदि कोई आवेश है तो अपने चारों ओर का वो अपने आप क्राइटेरिया बना लेगा, अपने आप वो धनावेश का है तो धनावेश का क्राइटेरिया बना लेगा, ऋणावेश का है तो ऋणावेश का क्राइटेरिया बना लेगा। लेकिन अपन यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए या और भी कैलकुलेशन करने के लिए अपन ये कह रहे हैं कि क्यू नॉट एक ऐसा धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई भी क्षेत्र नहीं होता, और इसे किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में लाने पर यदि आवेश धनावेश है तो प्रतिकर्षित होगा, आवेश ऋणावेश है तो आकर्षित होगा। प्रतिकर्षित क्यों होगा, क्योंकि इसको अपन कैसे मान के चलते हैं, धनावेश मान के चलते हैं। ये सब मानने वाली अवस्था है, ये आवेश एक्चुअल में होता नहीं है। जब भी कोई आगे के डेरिवेशन करेंगे उसमें ज़रूरी नहीं वहाँ पर क्यू नॉट ही आए, क्यू नॉट की जगह प्लस क्यू या माइनस क्यू लिया जा सकता है। आगे अपने चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में भी आने हैं, उनमें अपन प्लस क्यू या माइनस क्यू भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल परीक्षण आवेश वह आवेश है जिससे क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि इसके यहाँ क्षेत्र है या नहीं। तो मैं एक बार और परिभाषित कर देता हूँ, परीक्षण आवेश वह धनावेश है जिसे किसी आवेश के क्षेत्र में लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। ठीक है, इसे अपन ऑलवेज किससे व्यक्त करेंगे, क्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना। तो अपने दो छोटी सी परिभाषाएं हो गई। एक नंबर में अपन से एग्जाम में परिभाषा पूछ सकता है, एक तो है विद्युत क्षेत्र और एक है परीक्षण आवेश। मैं दोनों रिवाइज करवा देता हूँ अगेन। विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सेकंड अपनी डेफिनेशन है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या है, वह धनावेश। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर अपन से पूछा जाए परीक्षण आवेश पर किस तरीके का आवेश होता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार अपन उसको धनावेश मान के चलते हैं। आगे जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपन धनावेश के स्थान पर ऋणावेश भी लेंगे, ठीक है। लेकिन जब अपन यहाँ पर अपन स्टार्टिंग में परिभाषित कर रहे हैं तो उसको अपन कैसा मानते हैं, धनावेश। और धनावेश भी इस तरीके का जिसका स्वयं का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, केवल सामने वाले के विद्युत क्षेत्र से वो या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। क्या कहलाएगा, अपना परीक्षण आवेश कहलाता है। ये छोटी छोटी सी दो परिभाषा हैं। इसी के ही आधार पर एक छोटा सा टॉपिक और है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनिएगा, इंटेंसिटी बोलते हैं, वो भी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन को तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे तीव्रता किस तरीके से निकालेंगे, अवस्था वही है जो अभी अपन लेके चल रहे थे। माना कोई आवेश है, आवेश जैसे ही अपन ने लिया तुरंत उसके चारों ओर क्या बन जाना है, क्षेत्र बन जाना है, जिसे ही क्या नाम देंगे अपन, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। यदि किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में लाया गया तो उस पर क्या लगेगा, या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो तीनों चीज़ अपने पास हैं। कौन कौन सी, एक तो जैसे अपन तीव्रता है इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो उसको अपन कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। और एक अपना परीक्षण आवेश है ही, जैसे कि अपन बोल रहे हैं किसी आवेश में, किसी भी आवेश के क्षेत्र में कौन लाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। तो अपना कौन है, क्यू नॉट है। और वो क्षेत्र उस आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो अपन कहेंगे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, E बराबर F/Q0। दूसरी तरीके से इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में लाया जाए तो उस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। दोबारा अगेन परिभाषित कर देते हैं। यदि किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में लाया जाए तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। दोनों में से कोई सी भी एक परिभाषा दे सकते हो, या तो आप कह सकते हो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ऐसा नहीं कहते तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये तो अपना नॉर्मल है। यदि अपन इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में क्या बनेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो अपने एक फॉर्मूला बन गया ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। चूँकि अपन जानते हैं, जैसा अपन कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसकी कहीं ना कहीं दिशा होती है। ठीक है, इसकी दिशा किस हिसाब से होगी, यहाँ पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश आवेश जो होती है वो कैसी है, अदिश राशि होती है। तो केवल और केवल ई जो है वो किस पर, दिशा की दृष्टि से किस पर निर्भर करेगा, एफ पर निर्भर करेगा। चिन्ह अपना यहाँ पर दोनों तरफ कैसा है, धनात्मक है। तो अपन कह सकते हैं जैसी एफ की दिशा होती है ऐसी किसकी दिशा होती है, ई की दिशा होती है। और दिशा मैंने आपको निकालने बता दिए हैं। वहाँ पर धनावेश के बीच में दिशा बता दी, बल्कि ऋणावेश के बीच में, ऋणावेश के बीच में, और ऋणावेश चारों तरीके की आपको यहाँ पर दिशाएं बता दी हैं। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, एक परिभाषा बना सकते हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वो परिभाषा क्या बनेगी, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या दूसरी परिभाषा बनाए तो किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये जो राशि है वो कैसी राशि है, सदिश है। अपन इस पर क्या लगा के चल रहे हैं, वेक्टर लगा के चल रहे हैं। और इसकी जो दिशा होगी वो किसकी दिशा के समान होगी, लगने वाले बल की दिशा के अनुसार होगी। ठीक है, साथ के साथ जैसे अपन एक नई भौतिक राशि परिभाषित कर रहे हैं, वो कौन सी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका क्या होगा, मात्रक भी होगा, और उसकी क्या होगी, विमा। मात्रक अपन फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी, न्यूटन अपॉन कूलाम। इसके न्यूटन अपॉन कूलाम के अलावा और भी कई मात्रक होते हैं। वो जैसे जैसे अपन फार्मूला ड्राइव करेंगे आगे चल के, और आगे वाले चैप्टरों में इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फार्मूले के अलावा भी अन्य भी कई फार्मूले आने हैं। तो उन फार्मूले के हिसाब से अपन इसका अन्य मात्रक भी व्युत्पन्न करेंगे। वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसका जो दूसरा मात्रक होता है ये न्यूटन अपॉन कूलाम तो हो गया इस फार्मूले के हिसाब से। जो आगे वाले चैप्टर हैं उनके हिसाब से इसका अपन फार्मूला जो है वो वोल्ट अपॉन मीटर होता है। वो आगे वाले चैप्टर में ही मैं बताऊँगा कि किस तरीके से है। यहाँ आपको क्या है, वो फार्मूला ही नहीं पता तो ये नहीं बता पाएंगे मात्रक कैसा है। फिलहाल तो अपन किससे काम चलाएंगे, न्यूटन अपॉन कूलाम से। साथ के साथ इसकी विमा लिखते हैं। विमा सबसे पहले तो किसकी विमा लिखते हैं, बल की विमा लिखते हैं। बल की विमा क्या होगी, यदि डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बल की विमा अलग से निकाल लीजिए। बल की विमा होती है, पहले तो मात्रा निकालेंगे, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को किलोग्राम से, त्वरण को मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर से, तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के लिए m की पावर कितनी होगी, 1 इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की पावर कितनी होगी, 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर कह रहे हैं, तो समय की कितनी हो गई, -2। तो बल की जो विमा होती है वो क्या है, m1 L1 T -2। और कूलाम जो है वो क्या है, आवेश। और आवेश की विमा अपन निकाल चुके हैं। आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1। धारा को परिभाषित कीजिए। धारा को परिभाषित करने के हिसाब से अपन आवेश की विमा निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है अपना, Q अपॉन T। तो Q बराबर IT, I का एम्पियर, T का समय। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, A1 T1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, M1 L1 T -3 A1। ये इसकी क्या निकाल लिया अपन ने, विमा और मात्रक। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक हुआ क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए अपन को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, E बराबर F अपॉन Q0।
इसकी दिशा की ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बल के न्यूमेरिकल होते हैं, उसी प्रकार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी न्यूमेरिकल होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी अपन को न्यूमेरिकल करने हैं। सेकंड नंबर के चैप्टर में और थर्ड नंबर के चैप्टर में अपने विभव के आएंगे। तो बल के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और थर्ड चैप्टर से अपने विभव के, तीनों के न्यूमेरिकल लगभग सिमिलर टाइप के होते हैं। फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो के उस पर लगता रहता है, ठीक है। बल्कि मैंने करा दिए, जो नहीं हुए उनको ज़रूर पूछ लें, वरना उन न्यूमेरिकलों में प्रॉब्लम होगी। जो भी है आप अपने हिसाब से बता दीजिए, जैसे भी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको। इसी टॉपिक के ऊपर आधारित एक और अन्य छोटा सा टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, अपन किसके कारण निकाल रहे हैं यहाँ पर? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो अपन ने क्या मान लिया? एक बिंदु आवेश मान लिया। माना कोई एक बिंदु है जहाँ पर कौन है? आवेश स्थित है। इसके कारण अपन को क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना इस बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर कोई अन्य बिंदु स्थित है या कोई अन्य आवेश स्थित है, और वो वही आवेश है जो क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। उसको अपन ने नाम दे दिया क्या? आवेश को Q0। तो अपन ये कहेंगे माना किसी बिंदु A पर, या और कोई बिंदु मान लीजिए, बिंदु अपने मानने के पीछे क्या मानते क्या नहीं। माना किसी बिंदु पर +Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर अन्य आवेश Q0 स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या ले ली? r ले ली। अब अपन जानते हैं कौन से नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या जानते हैं हम? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। बिल्कुल ऐसी की ऐसी कंडीशन में अपन ने कूलाम का नियम लगाया हुआ है। तो कूलाम के नियम से अपन क्या जान, दोनों आवेशों के मध्य बल कौन सा लगेगा? कूलाम का नियम कहता है क्या? कि Q1 Q2 अपॉन r²। कूलाम का नियम कहता है कि नहीं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वहाँ से अपन ने फॉर्मूला निकाल दिया था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ऐसे ही यहाँ से अपन फॉर्मूला निकालेंगे। K तो अपना रहेगा ही, Q1 की जगह कौन है अपना? +Q, और Q2 की जगह कौन है अपना? Q0, और बीच की दूरी उन दोनों की कितनी है? r, और इसका स्क्वायर। ये बन गया अपना कूलाम का नियम। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित की है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? E बराबर F अपॉन Q0। तो अपन समीकरण नंबर 1 से या 1 और 2 से क्या कह सकते हैं? F अपॉन Q0 इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 से बोल रहे हैं अपन, इस Q0 को इधर ले आए, क्या बना? K Q अपॉन r²। और समीकरण नंबर 2 से क्या कह सकते हैं? F अपॉन Q0 इज इक्वल टू E। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E बराबर KQ अपॉन r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आ गया कि E बराबर KQ अपॉन r²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, ये किसके? E बराबर KQ अपॉन r²। फॉर्मूला से स्पष्ट है, जैसे जैसे r के मान में वृद्धि होगी, E के मान में क्या होती चली जाएगी? कमी होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं? परस्पर व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसकी सहायता से अपन कहेंगे कि यदि कोई आवेश है, इसके यहाँ पास में देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा, जैसे जैसे अपन क्या लेते चलेंगे? दूरी बढ़ाते हुए चलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? आगे चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता चला जाएगा, दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। तो ये अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य फॉर्मूला और ड्राइव कर दिया, E बराबर KQ अपॉन r²। यदि इसको भी अपन को किस रूप में लिखना है? सदिश रूप में लिखना है, तो अपन क्या बना सकते हैं? वेक्टर लगा देंगे।
वेक्टर लगाने की स्थिति में अपन को क्या चाहिएगी, दिशा चाहिएगी, और दिशा के लिए अपन क्या करेंगे, इंटू आर कैप। जैसा कि अपन ने बल वाले में किया था, दिशा लाने के लिए क्या किया था अपन ने, आर कैप से मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, वो यहाँ पर आ गया। सदिश रूप में क्या बन जाएगा, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि अपन यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहें, ये चीज़ ध्यान रखना, अपने यहाँ से आगे जो भी टॉपिक चलेगा लगभग उनमें ग्राफ है, और एग्ज़ाम में एक नंबर में कोई ना कोई सा ग्राफ पूछा जाता है। मैक्सिमम चैप्टर नंबर 2 से ग्राफ आता है, फिर भी अपन हम यहीं से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे कि ग्राफ बनेगा कैसे। जैसा कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अपन कह सकते हैं ई समानुपाती 1/r²। तो यहाँ से 2 ग्राफ बनाएंगे अपन। एक एक्सिस पे तो ले लिया अपन ने ई, और एक एक्सिस पे ले लिया आर, एक एक्सिस पे ले लिया ई, और एक एक्सिस पे ले लिया 1/r²। हो सकता है पूछ ले अपन से इसी प्रकार से ही कि ई और 1/r² में ग्राफ बनाओ और ई और आर में ग्राफ बनाओ। सबसे पहले अपन इसकी बात करें। यदि मैं कहूँ इसको, तो मैं इसको हिंदी में इस तरीके से बोलूँगा, ई 1/r² के समानुपाती है। और समानुपाती जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, एक सरल रेखा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ई और 1/r² के मध्य तो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा, इस तरीके का बनेगा। और यदि इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ, ई डायरेक्ट आर के साथ संबंध देखूँ, तो अपन कहेंगे ई आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ई आर के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यदि आर का मान बढ़ रहा है तो ई का मान घट रहा है। तो इसका इसी तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से। देखिए जैसे जैसे ई घटता हुआ जा रहा है, इस वाली एक्सिस के अनुदिश तो कौन बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है। इस वाली एक्सिस के अनुदिश कौन बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है। जैसे जैसे अपना किसका मान, ई का मान घटता जा रहा है, आर के मान में लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। ये अपने इनके क्या बन गए, ग्राफ बन गए। ये अपना छोटा सा टॉपिक था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको अपन ने किसके नियम की सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से सॉल्व कर लिया। स्टार्ट में अपन वही कहेंगे, माना कोई एक आवेश है, उससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु आवेश की, माना कोई एक आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई एक अन्य बिंदु स्थित है, जिस पर अपन को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले कूलाम का नियम, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला एंड सो ऑन, लगातार अपन ने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। इसी विद्युत क्षेत्र के ऊपर आधारित है। अपने छोटे छोटे से कई सारे पॉइंट हैं, यहाँ पर बड़े पॉइंट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ये 2 नंबर का मैक्सिमम पूछा जाता है, बहुत से बहुत 2 नंबर का, जिसमें से अभी अपन देखें, अगर कोई बड़ा प्रश्न की बात करी जाए तो अभी तक तो केवल और केवल आवेशों के गुणधर्म पर एक बड़ा प्रश्न बना है, या उसके अलावा अगर पूछा जाए तो न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल एक चीज़ और ध्यान रखना, बिल्कुल 12th लेवल के में इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आसानी के साथ सॉल्व हो जाएं, जिसमें हार्ड कैलकुलेशन होती है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपन को बहुत कम चांस है ऐसे न्यूमेरिकल आ जाएं। अपने पुराने पेपर उठा के देखना, उनके साथ मैच करते हुए चलना। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं। इसका दूसरा नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। अभी अपन कह रहे थे जैसे कोई धनावेश स्थित होता है, धनावेश को यदि स्वतंत्र रूप से गति करने दिया जाए, जैसे मैं बात करूं, ये कोई धनावेश है और इस धनावेश के चारों ओर का यह वो क्षेत्र है जो इस धनावेश ने क्या कर लिया, बना लिया। तो अगर इस धनावेश के लिए कहा जाए कि इस धनावेश को स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए दिया जाए, तो या तो हो सकता है ये वाला धनावेश कैसे, एक सीधी रेखा के अनुदिश क्या कर सके, गति कर सके। अगर ये धनावेश सीधी रेखा के अनुदिश गति ना करता हो और उसके अलावा यदि ये एक टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करता हो, इस तरीके से
किस पर, मुड़े हुए पथ पर गति करता हो। तो जो भी आकृति अपन को प्राप्त होती है, चाहे तो वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो, चाहे वो एक वक्राकार रेखा के रूप में प्राप्त हो, वही आकृति क्या कहलाती है, अपनी विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। ठीक, इसको समझते कैसे हैं, परिभाषित कैसे करते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र या किसी भी आवेश का वह पथ जिस पर आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान माना जा सके, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। एक चीज़ और यहाँ पर यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, किसी आवेश के लिए वह काल्पनिक पथ, इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। जो मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बनाई थी थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने लाइनिंग, वक्राकार या सीधी सरल रेखा खींची थी, ये सिर्फ काल्पनिक पथ होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसी तरीके का ही पथ बने। इस स्थिति में वो काल्पनिक होता है, सिर्फ सोचा समझा गया है, वास्तव में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो अपन दोबारा से परिभाषित करेंगे, किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक पथ जिस पर आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान माना जा सके, क्या कहलाएगी, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। अगेन दोबारा परिभाषित कर देता हूँ, इसको चित्र से याद रखना। जैसे कोई आवेश था, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, तो इसमें या तो वो सीधी हो सकती है या वो वक्राकार अवस्था में हो सकती है। तो अपन क्या कहेंगे, ये जो है ये वाली, ये है आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। तो अपन कहेंगे किसी भी आवेश के चारों ओर वह विद्युत क्षेत्र ये जिसमें आवेश को, किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक पथ, ये वाला, जिसमें आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान माना जा सके, क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। अब जिस तरीके से पथ बने उनके बारे में बात कर लेते हैं। यदि केवल और केवल कैसा आवेश है, धनावेश है, तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में समान रूप से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं या दिखाई देती हैं। या अपन सीधे सीधे एक सिंगल लाइन में कहें, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं जो है वो कहाँ की ओर, बाहर की ओर निकलती हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे अपन। सेकंड अपन बात करें, यदि हमारा आवेश कौन सा है, ऋणावेश है, तो कहानी वही होगी, लेकिन अब की बार जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर नहीं बल्कि किधर, अंदर की ओर आती हुई दिखाई देती हैं। तो इसको अपन परिभाषित कैसे करेंगे, दो अलग अलग यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाले। यदि कोई धनावेश दिया हुआ है तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। यदि कोई ऋणावेश दिया गया है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। यहाँ पर ने सब में बाहर की ओर का चिन्ह लगा रखा है। धनावेश से कहाँ की ओर जा रही हैं, वो बाहर की ओर जा रही हैं। ऋणावेश की बात करें तो कहाँ की ओर आ रही हैं, वो अंदर की ओर आ रही हैं। ये इनके गुण में अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे। यदि धनावेश दे रखा है तो बाहर की ओर, ऋणावेश दे रखा है तो अंदर की ओर। और भी अन्य पॉइंट, यदि एक आवेश धनावेश है और दूसरा आवेश ऋणावेश है, तो धनावेश के कारण तो कहाँ की ओर निकलती है, बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण कहाँ की ओर आती है, अंदर की ओर। उस स्थिति में पाया गया धनावेश से विद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर जाती हैं, ऋणावेश की ओर। अब देखो, इसको देखने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है ना कि धनावेश से तो कहाँ निकल रही है, बाहर की ओर, ऋणावेश से क्या हो रही है, अंदर की ओर आ रही है। तो विद्युत बल रेखा की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर हो गई, धनावेश से ऋणावेश की ओर। जिस दिशा में विद्युत बल रेखा है उसी हिसाब से अपन जवाब देंगे। विद्युत क्षेत्र की भी दिशा वही होती है जो विद्युत बल रेखा की दिशा होती है। या ऐसा जरूरी नहीं है कि विद्युत बल रेखा कैसे एक सीधे ही पथ में हो। विद्युत बल रेखा कौन से, वक्राकार पृष्ठ के रूप में भी हो सकती है। तो मैं प्रत्येक जो आकृति बनाऊंगा इसमें अपन कहेंगे विद्युत बल रेखा कहाँ से, धनावेश से ऋणावेश की ओर निकलती है। बोलो, अपन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। चिन्ह पर विशेष ध्यान रखना है। ये बाहर की ओर
ये बाहर की ओर और ऋणावेश की ओर कहाँ, अंदर की ओर। तो यहाँ से अपन कहेंगे विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर निकलती हैं। देखो ये चीज़ है ना, विद्युत क्षेत्र के लिए इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता। चुंबक के लिए आप डायग्राम खुद बना सकते हो। जैसा कि आप जानते हो जो काम अपन विद्युत क्षेत्र के लिए कर रहे हैं ना, सेम के सेम काम अपन चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करें तो चुंबक में अपन जानते हैं कि 2 ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक S होता है। यदि चुंबक के लिए इस तरीके का ग्राफ बनाया जाए, वो ग्राफ बनता कैसे है, एक चुंबक आती है छड़ चुंबक जिसको बोलते हैं इस साइज़ की, एक आता है कंपास बॉक्स। और यदि अपन चुंबक को रख के इसके N सिरे पर कंपास बॉक्स को रखें तो उसका सिरा अपने आप ही घूमता चला जाता है और घूम घूम के इस तरीके की आकृति बना लेता है। तो उसके लिए अपन कहेंगे कि उसका जो N सिरे से S सिरे की ओर जाती है तो उसकी कहानी बिल्कुल इसके जैसी हो जाती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। N को धनावेश माना जाता है और S को ऋणावेश। तो विद्युत बल रेखाओं के लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कैसा, इस तरीके का। एक केवल अपन ने धनावेश के लिए लिया, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। दूसरा अपन ने ऋणावेश के लिए लिया, ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। तीसरा अपन ने धनावेश और ऋणावेश के युग्म के रूप में लिया। जब धनावेश और ऋणावेश के युग्म के रूप में लिया तो धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। तो अपन इसके लिए कह दिया धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, अंदर की ओर। यहाँ मैंने 2-2 बनाई है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 2-2 बनाएं, जितनी बना सकते हो उतनी बना लो। इसके अलावा यदि अपनी कंडीशन इस तरीके की हो, एक धनावेश है दूसरा भी धनावेश है, एक्चुअल में इसकी पोजीशन ऐसे हो सकती है, धनावेश से ऋणावेश, धनावेश धनावेश हो सकते हैं या ऋणावेश ऋणावेश हो सकते हैं। अब अपन को पता है इनकी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगी, प्रतिकर्षित होंगी और दोनों के कारण कहाँ की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। तो इसकी कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में बाहर की ओर जाएगी। ऐसे ही इसकी भी इस वाली डायरेक्शन में बाहर की ओर। तीर के चिन्ह पे विशेष ध्यान रखना, दोनों कहाँ की ओर जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही है। इसमें देखो तीर का चिन्ह और इसमें देखो तीर का चिन्ह, ये माइनस का है अंदर की ओर, ये प्लस का है बाहर की ओर। ये अलग बात है कि आप एक के अलावा कितनी भी रेखाएं बना सकते हो। तीर पे विशेष ध्यान रखना, इनमें क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर। इस वाले डायग्राम की एक खास बात है, यदि आवेश धनावेश हो, दोनों ही आवेश कैसे हो, समान हो, तो बीचों बीच में एक बिंदु ऐसा प्राप्त होगा जहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी बल रेखा गुजरेगी ही नहीं। ये बिंदु अपना क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है। यदि धनावेश और ऋणावेश हैं तो प्रत्येक स्थान से क्या निकलती हुई दिखाई देगी अपन को, विद्युत बल रेखाएं दिखाई देगी। यदि दोनों आवेश समान हैं तो उस स्थिति में दोनों आवेशों के बीचों बीच एक बिंदु ऐसा प्राप्त होता है जहां से किसी भी प्रकार की कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती। इस प्रकार के बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है। आप अपन को अलग से परिभाषा के रूप में पूछ सकता है, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, तो अपन कहें किन्हीं दो समान आवेशों के मध्य में वह बिंदु जहां से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। यदि इन दोनों के स्थान पर अपन माइनस चिन्ह ले दें तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा। फर्क केवल ये रहेगा, जो तीर के चिन्ह कहाँ की ओर ले रखे हैं अपन ने सारे के सारे बाहर की ओर, वो तीर के चिन्ह कहाँ की ओर हो जाएंगे, अंदर की ओर हो जाएंगे। बस इतना फर्क पड़ेगा। तो अपन ने 4 डायग्राम देखे, 5 भी बोल सकते हो इनको। 4 डायग्राम कौन कौन से, केवल प्लस का, प्लस के कारण कहाँ की ओर, बाहर की ओर। केवल माइनस का, माइनस के कारण कहाँ की ओर, अंदर की ओर। एक प्लस माइनस का, प्लस माइनस मतलब विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य में, तो उसमें कहाँ से कहाँ की ओर, प्लस से माइनस की ओर। एक या तो प्लस प्लस का या माइनस माइनस का। प्लस प्लस का है तो भी कहाँ की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर। दोनों के बीच में क्या प्राप्त होता है, एक उदासीन बिंदु। और यदि ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर आएंगी, अंदर की ओर। तब भी दोनों के बीच में कौन प्राप्त होगा, उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। ये 4 प्रकार के अपने क्या हैं, डायग्राम हैं। 5 प्रकार के डायग्राम भी बोल सकते हैं। इन डायग्रामों के हिसाब से अपन विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण लिखेंगे। ठीक है।
तो एक तो अपन ने परिभाषित किया क्या, विद्युत बल रेखा। तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक पथ जिस पर आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक गतिशील माना जा सकता है क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाओं के अब लिखेंगे क्या, गुण। एक तो ये चारों डायग्राम है, मैंने आपके रजिस्टर में बना रखे हैं, जो नोट्स दिए हैं आपको उनमें चारों डायग्राम बना रखे हैं। ये डायग्राम ज़रूर बनाने हैं अपन को, ठीक है। इसके अलावा अब उन्हीं 4 डायग्राम से और एक इनकी परिभाषा से कुछ अपन क्या निकालेंगे, विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन इसी का ही एक टॉपिक है, विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। इसमें नंबर 1 पॉइंट अपना क्या बनेगा, जो अपन ने 4 डायग्राम अभी बनाए हैं उन 4 डायग्राम में पहले वाले डायग्राम से अपन बात करते हैं कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर, बाहर की ओर, तथा ऋणावेश से विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या बना, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर, बाहर, और केवल ऋणावेश हो तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर, अंदर। नंबर 1 पॉइंट बना, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर तथा ऋणावेश से विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। नंबर 2 पॉइंट इसी का ही, यदि धनावेश और ऋणावेश दोनों दिए गए हों साथ में तो अपन क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। यदि दोनों साथ में दे रखे हैं, ये अपन किस डायग्राम से, 2 नंबर के डायग्राम से लिख रहे हैं, विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। 1 नंबर के पॉइंट में अपन ने क्या कहा, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणावेश से अंदर की ओर आती हैं। 2 पॉइंट में अपन ने कहा यदि धनावेश और ऋणावेश दोनों दे रखे हैं तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इसी के 3rd पॉइंट में अपन बात करेंगे, जैसा कि अपन को एक आवेश ले लें, अपना आवेश कौन सा, प्लस, इसके चारों ओर का क्षेत्र। यदि मैं कहूँ इसमें बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हैं, वो तीर का चिन्ह अपन लगा देंगे जो आवेश के हिसाब से चलेगा। यदि विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है तो अपन कहेंगे यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वो भी ज़्यादा है। यदि ऐसी अवस्था है, ये वाली अवस्था, यहाँ देखो मैंने रेखाएं बहुत सारी बनाई हैं, यहाँ पर मैंने रेखाएं कैसी बनाई हैं, बहुत कम बनाई हैं। यदि विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और यदि विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कैसा होगा, कम होगा। तो अपन यहाँ से 3rd पॉइंट परिभाषित करेंगे, अधिक विद्युत बल रेखाओं या जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ज़्यादा होता है, तथा जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी कैसा होता है, कम होता है। ये अपना क्या हुआ, 3rd पॉइंट। ऐसे लिख देता हूँ मैं, बल रेखा ज़्यादा तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा, ज़्यादा, जस्ट अपोजिट भी हो जाएगा, बल रेखा कम, विद्युत क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट, मैंने तीनों चारों डायग्राम बनाए, पहला धनावेश का बनाया, दूसरा ऋणावेश का बनाया, फिर धनावेश ऋणावेश का बनाया, फिर धनावेश धनावेश का बनाया। मैंने कहीं भी बल रेखाओं को परस्पर काटते हुए नहीं दिखाया है, ठीक है। ऐसा क्यों, उससे पहले भी अपन बात करते हैं। जैसे अभी अपन ने कहा है कि बल रेखाएं जो होती हैं वो सीधी भी हो सकती हैं और वक्राकार आकृति भी हो सकती हैं। अपन वही एक डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, एक धनावेश का एक ऋणावेश का है। तो बल रेखाओं की जो दिशा है वो कहाँ से कहाँ की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, इस तरीके से। यदि मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, भाई सीधी थी, अगर अपनी बल रेखा ऐसी है तो अब तो अपन कह देंगे कि दिशा जो होगी वो ये होगी। लेकिन अगर ये ऐसी वाली कंडीशन है, मुड़ी हुई रेखा है, तो दिशा प्रत्येक स्थान पर क्या हो रही है, बदलती जा रही है। मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो अपन इस बिंदु पर दिशा लेने के लिए क्या करेंगे, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, तुरंत अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी,
विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाए। यदि मुझे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, स्पर्श रेखा खींच दी जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, स्पर्श रेखा खींच दी जाएगी, तुरंत क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो इसको अपन कैसे परिभाषित करेंगे, विद्युत बल रेखाओं से विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान उन पर स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है, या विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात की जाती है। तो एक अपन ने यहाँ पर किसकी सहायता से, डायग्राम की सहायता से क्या ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो भी किसकी सहायता से, स्पर्श रेखाओं की सहायता से। तो फोर्थ पॉइंट में अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा बल रेखा पर क्या खींचकर ज्ञात की जाती है, स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात की जाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात की जा सकती है। अगला पॉइंट अपन परिभाषित करते हैं, सुनिए, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। सुनने लायक पॉइंट है अपना, ऐसा होता क्यों नहीं है। अगर विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटेंगी, जैसे कि अपन डायग्राम बना लेते हैं, जो है एक विद्युत बल रेखा इस तरीके से गई, एक विद्युत बल रेखा इस तरीके से गई, दोनों परस्पर किसी बिंदु पर काट रही हैं। यदि मुझे इस कटान बिंदु पर क्या चाहिए, दिशा चाहिए, तो एक तो मैंने इसकी स्पर्श रेखा खींच दी और एक मैंने इसकी स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। अब मैं कहूँ इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। यदि यह सदिश राशि है तो इसकी केवल और केवल क्या होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, लेकिन कटान बिंदु पर कितनी दिशाएं प्राप्त हो रही हैं, दो दिशाएं प्राप्त हो रही हैं, जो गलत है। तो अपन ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र, अपन यहाँ पर कहेंगे विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि ये एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो असंभव है। ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। एक अगला पॉइंट अपन बात करेंगे, विद्युत बल रेखाएं जैसा कि अपन ने लिखा है सीधी भी हो सकती हैं और वक्राकार आकृति की भी हो सकती हैं। दोनों में से अपन सुविधा के अनुसार जोन सी लेनी चाहिए वो ले सकते हैं। दोनों प्रकार की होती हैं विद्युत बल रेखाएं, एक सीधी भी हो सकती हैं और वक्राकार आकृति की भी हो सकती हैं। ये अपना क्या बन जाएगा, छठा पॉइंट। ये अपने कुछ पॉइंट हैं किसके, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो अपन ने यहाँ पे एक तो विद्युत बल रेखा की परिभाषा करी और परिभाषा के साथ साथ इनके कुछ गुण पढ़े हैं। छोटे छोटे से पॉइंट हैं। अपने एक पॉइंट पढ़ा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, दूसरा परीक्षण आवेश की, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, उनके मात्रक एवं विमाएँ, उनके ग्राफ, और उसके अलावा अपन ने पढ़ा विद्युत बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण को एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, विद्युत बल रेखा धनावेश से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणावेश से विद्युत बल रेखा अंदर की ओर आती हैं। विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहाँ से, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। बल रेखा जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, बल रेखा जहाँ पर कम होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। अगला अपन कहेंगे विद्युत बल रेखाओं की सहायता से विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, और वो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे अपन, उन पर स्पर्श रेखा खींचकर अपन क्या कर सकते हैं, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहेंगे विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो ये एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं। और एक पॉइंट और बना सकते हैं अपन इसका, वो पॉइंट क्या बनेगा, जैसे अपन ने धनावेशों का लिया था ना, उस धनावेशों के हिसाब से अपन बना सकते हैं क्या, यदि कोई दो आवेश समान हैं तो उन दोनों आवेशों के मध्य में एक बिंदु इस प्रकार का स्थित होता है जहाँ से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती। इस प्रकार के बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु से मतलब वहाँ से किसी भी प्रकार की विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आगे अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे नॉर्मली बता देता हूँ, अपना यूज आएगा। एग्ज़ाम के लिए नहीं, केवल समझने की दृष्टि से है वो। जैसे यदि अपनी विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर हैं तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है।
जैसा अपन देख रहे हैं यहाँ पर लगभग जो मैंने बनाया है, ये जो विद्युत बल रेखाओं की जो मध्य में दूरी बनाई है वो कैसी बनाई है, समान बनाई है। तो यदि मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ ले लिया ए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया बी, इसका नाम डाला ए, इसका नाम डाला बी, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ई ए, मतलब ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र बराबर होगा किसके, ई बी के, बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। यदि मैंने ये वाला डायग्राम ऐसे बनाऊँ, मैंने यहाँ पर थोड़ा कैसा बना दिया है, वक्राकार बना दिया है। तो अपन इधर देखते हैं, माना मैंने सुविधा के अनुसार एक पॉइंट ले लिया ए यहाँ पे, एक पॉइंट ले लिया बी यहाँ पे। अब अपन कह रहे हैं कि ए पॉइंट के आसपास जो बल रेखाएं हैं वो कैसी हैं, ज़्यादा हैं, बिल्कुल पास पास आ रही हैं, और बी पॉइंट से जो बल रेखाएं हैं वो कैसी हैं, दूर दूर है। तो किस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, अभी अपन ने इसी में लिखा था, विद्युत बल रेखाओं के गुण में लिखा था, जहाँ विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा या पास, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी कैसा, ज़्यादा, और जहाँ विद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी, कम, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी कैसा, कम या दूर के लिए भी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है किसके, ई बी के, बी पॉइंट के विद्युत क्षेत्र के। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है अपना। यहाँ से आगे क्या चलेगा, जब भी कभी अपन यूज लेंगे तो वहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे, और जब भी कभी भी एक समान विद्युत क्षेत्र की बात आएगी तो वहाँ पर इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले पॉइंट से ये दूरी इतनी है तो ये दूरी भी इतनी है, ऐसे सिमिलर नीचे के लिए। तो उस कारण यहाँ पर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो कैसा आया, समान, लेकिन इस वाले डायग्राम में विद्युत क्षेत्र का मान कैसा आया, अलग अलग आया। इस तरीके से अपन इसको भी देखते हैं। तो ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, परीक्षण आवेश की, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, आदि। ठीक है, ऐसे ही एक छोटा सा पॉइंट और रहा है, वो किसका, वो जो है बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसा अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत किया था, किसके लिए, आवेशों के लिए। ऐसा ही एक पॉइंट है, वो है बहुल आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र, या किसी भी निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल उसी तरीके का टॉपिक है, थोड़ा सा चेंज आना है बस अपना, वो थोड़ा सा चेंज देखते हैं क्या। वही सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, माना कोई निकाय है, निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, माना Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट 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 Q1 है, और यहाँ पर कोई एक अन्य आवेश ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं Q0, Q1, Q2, Q3, Qn और Q0। इसका R1 वेक्टर स्थिति सदिश, इसका R2 वेक्टर, इसका R3, इसका R4 और इसका Rn। वही बल की बात, जैसे अभी अपन ने कहा E बराबर F/Q0, इसका मतलब बल की जैसी दिशा होगी ऐसी की ऐसी दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की होगी। तो अपन वही काम कर रहे हैं, Q1 से Q0 से एक बल लगा दिया, बल लग गया तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र लग गया। सिमिलरली Q2 से लगा दिया, Q3 से लगा दिया, और ऐसे ही Qn से लगा दिया। तो यहाँ पर इसका नाम दे दिया E1, इसका नाम दे दिया E1 2 के लिए, E2 E3 और डॉट 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 E। परिभाषित अपन ऐसे करेंगे, माना कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे जिसमें n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1। इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। अतः Q1 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q0 पर बल। साथ के साथ यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत भी लेके चलेंगे, और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के समान होता है। तो यहाँ पर सिर्फ बल के स्थान पर क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा। तो अपन केवल ये परिभाषित करेंगे, किसी एक बिंदु आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र अन्य आवेशों के कारण
किसी एक आवेश पर विद्युत क्षेत्र का मान अन्य आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले बल निकालेंगे, बल से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर आगे अपन कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन जानते हैं F बराबर, जैसे वहाँ पर ये कहें कि Q नॉट पर अपन बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ से बनेगा क्या, F नॉट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 Fn। ऐसे ही यहाँ से क्या बनेगा, E नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 En। वो मैं चाहे लास्ट में यहाँ लिख दीजिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, E नॉट वेक्टर बराबर E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस En। तो सबसे पहले बल, बल से विद्युत क्षेत्र एंड सो ऑन, ये प्रोसेस अपन ने की है, इसलिए थोड़ा इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। Q1 के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल क्या बनेगा, F नॉट 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, K Q नॉट Q1 अपॉन इनको जो बोलेंगे इनके बीच की दूरी जो बनेगी वो क्या बनेगी, R नॉट 1 का होल स्क्वायर इंटू R नॉट 1 कैप। यहाँ से यदि मैं ऐसा कह दूँ F नॉट 1 वेक्टर अपॉन Q नॉट, तो इसको मैं कह सकता हूँ क्या, E नॉट 1 वेक्टर। बोलो, बिल्कुल केवल यहाँ तक तो वही पोर्शन चल ही रहा है जो अपन ने पहले किया था। चेंज जो आया है वो केवल ये अपॉन वाला आ गया, बचा क्या यहाँ से, K Q1 अपॉन R नॉट 1 का होल स्क्वायर इंटू R नॉट 1 कैप। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालें तो इसको क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। इसी प्रकार अपन क्या लिखेंगे, Q2 आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, तो उसके बाद क्या बनेगी, F नॉट 2 इज इक्वल टू K Q नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 का होल स्क्वायर इंटू R नॉट 2 कैप। तो यहाँ से वही निकाल लेंगे, E नॉट 2 वेक्टर इज इक्वल टू F नॉट 2 वेक्टर अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R नॉट 2 का होल स्क्वायर इंटू R नॉट 2 कैप। इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार Qn के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल क्या बन जाएगा, मैं सीधा पहले तो अपन बल निकालेंगे, F नॉट n इज इक्वल टू K Q नॉट Qn अपॉन R नॉट n का होल स्क्वायर इंटू R नॉट n कैप। मैं इसको शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे को जो बताने वाली 2 लाइन थी वो ये थी कि बल निकालेंगे और बल से विद्युत क्षेत्र, फिर बल निकालेंगे, बल से विद्युत क्षेत्र, फिर बल निकालेंगे, फिर बल से विद्युत क्षेत्र। बाकी वही सेम लिखेंगे, इस समीकरण वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ मैं आपको पहले वाले टॉपिक में करा चुका हूँ, इसलिए इसको मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E नॉट n वेक्टर इज इक्वल टू K Qn अपॉन R नॉट n का होल स्क्वायर इंटू R नॉट n कैप। समीकरण नंबर 4। यह समीकरण 2, 3, 4 का मान अपन किस में प्रतिस्थापित कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। हमें क्या मिलना है, E नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले E1 की वैल्यू देखो, मैंने पहले वाले जो करवाया था वो बिना सदिश के करवाया था, ये जो मैं करवा रहा हूँ वो सदिश के साथ। मैंने पहले वाले पे भी बता दिया था कि सदिश के साथ किस तरीके से होगा। यदि आप चाहो तो केवल परिमाण के साथ कर सकते हो, दिशा लास्ट में लगा देना, नहीं तो दिशा के साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो E नॉट बराबर क्या मिलेगा, पहली वैल्यू रख रहे हैं अपन ये रही, K Q1 अपॉन R नॉट 1 का होल स्क्वायर R नॉट 1 कैप प्लस K Q2 R नॉट 2 का होल स्क्वायर इंटू R नॉट 2 कैप प्लस डॉट 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 K Qn R नॉट n का होल स्क्वायर इंटू R नॉट n कैप। सबसे पहले जो कॉमन राशि आ रही है वो कॉमन लेते हैं। E नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, एक तो कॉमन आ गया क्या, K, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, Q1 अपॉन R नॉट 1 का होल स्क्वायर R नॉट 1 कैप प्लस Q2 अपॉन R नॉट 2 का होल स्क्वायर इंटू R नॉट 2 कैप प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R नॉट n का होल स्क्वायर इंटू R नॉट n कैप।
बाकी अब ब्रैकेट वाली राशि जो है वो सारी की सारी प्लस में दे रखी है। इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है? समेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो समेशन के रूप में लिखें तो क्या आई बराबर कहाँ से 1 से कहानी शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। क्या लिखेंगे? क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का होल स्क्वायर इंटू आर नॉट आई कैप। ये क्या बन गया? अपना विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बन गया। किसकी सहायता से? अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से। इस तरीके से भी अपन अध्यारोपण के सिद्धांत लगा सकते हैं। किसके ऊपर? विद्युत क्षेत्र के ऊपर। अपन बल के लिए पहले कर चुके थे, विद्युत क्षेत्र के लिए अब कर रहे हैं लास्ट अपन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे।